हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर 4 की, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सैंपल पेपर में इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 नंबर के, लेकिन मैं समझती हूँ ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनुअल एग्जाम में आपको इसमें से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप वेटेज वाइज देखें तो चैप्टर 1 और 2 बहुत लंबे चैप्टर है जिनकी कंबाइंड वेटेज 16 नंबर की है, लेकिन चैप्टर 3 एंड 4 की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स की और कंपैरेटिवली नंबर ऑफ टॉपिक्स इसमें कम है। तो जब आपने एनुअल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो बच्चों चैप्टर 3 और 4 पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स प्रिपेयर करके ही आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा एंड यू कैन एंश्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम्स। बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर चुके हैं, जब हमने कॉमर्स को क्लासिफाई करा था ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में, और जब हमने टर्शरी सेक्टर करा था इंडस्ट्री का, तब भी हमने इन सर्विसेज के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस चैप्टर में अगेन उन सर्विसेज का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और वो भी सारी सर्विसेज का नहीं है, सिर्फ 3 सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज, जिसमें से पोस्टल सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस से ही आएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर देखिए कि सारे टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर चैप्टर पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा सैंपल पेपर्स से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें बहुत तरह के हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रखे हैं। तो वो सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। आज की वीडियो भी आपको बिल्कुल एंड तक देखनी है, क्योंकि चैप्टर 4 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, कितने टॉपिक्स पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स करने हैं और किस तरह से पॉइंट्स में हमें ईच एंड एवरी टॉपिक को लर्न करना है, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज की। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स डू दैट स्मार्ट रिवीजन विद मी। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो मैं हमेशा आपको बताती हूं, इस चैप्टर के टोटल 7 टॉपिक्स हैं जिसके मैंने नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले तो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज, नंबर 1। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं, बैंकिंग सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड ई बैंकिंग। और उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड भी 2 टॉपिक्स हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स एंड इंश्योरेंस के टाइप्स। और उसके बाद पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड एक टॉपिक है, टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज। और अभी मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर में ये चैप्टर 4 नंबर का आया है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे है, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है चॉइस में है, उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के साथ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पे चॉइस है। इस तरह से 2 टॉपिक जो है वो सैंपल पेपर में सिर्फ कवर अप हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। But again, only these 2 topics are not important according to the previous year sample papers. According to the importance of the topic, इस चैप्टर में से बैंकिंग सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और इसके रिवीजन के टाइम में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप 2-2 पॉइंट्स, 3-3 पॉइंट्स याद करके पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो एज फार एज द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कंसर्न, सारी बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हर एक पर्टिकुलर सर्विस की एक लाइन और वो पर्टिकुलर सर्विस क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, इतना आप याद कर लेंगे उतना सफिशिएंट होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड ई बैंकिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस पे हम रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेंगे। Banking, as we already know, that it is a type of an institution that solves the problem of finance. Banking के 2 important functions होते हैं, accepting deposits and granting loans. तो बैंक जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं।
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 5 टाइप्स ऑफ मेन इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट्स। और जो ग्रांटिंग लोन्स का जो फंक्शन है बैंक का, देयर आर वेरियस वेज ऑफ ग्रांटिंग लोन्स। उसमें से जो तरीके हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहां पर मैंने 5 तरह के बैंक अकाउंट्स लिख दिए हैं और उसके दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो आप यही पॉइंट्स याद कर लेंगे इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पे। या तो आपको डायरेक्ट एक लेंथी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के फीचर्स दे रखे होंगे और आपको कोई पर्टिकुलर अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर कोई लॉन्ग केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स दिए होंगे और लाइंस कोड करके आपको पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। 5 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट्स कौन से हैं? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड MODS, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। तो हर एक अकाउंट से रिलेटेड कौन से दो दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं। सेविंग अकाउंट के लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इस अकाउंट पे मिलता है। कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बैंक में कुछ अमाउंट जमा करा के सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है जिसके ऊपर बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए इस तरह की अकाउंट फैसिलिटी दी जाती है। दूसरा पॉइंट आप याद कर लेंगे कि सेविंग अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं विड्रॉल से रिलेटेड। हर एक पर्टिकुलर बैंक की अलग अलग लिमिट्स होती हैं, लेकिन लिमिट्स होती हैं। आप जितनी मर्जी टाइम इसमें से विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट इंटरेस्ट रेट का और एक पॉइंट नंबर ऑफ विड्रॉल्स की लिमिट का, ये 2 पॉइंट्स याद कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। करंट अकाउंट के 2 पॉइंट्स देखिए। करंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि करंट अकाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बिजनेसमैन ज्यादातर करंट अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ना मिलने का कंपनसेशन कैसे होता है कि इस पे एक फैसिलिटी मिलती है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके अकाउंट में कम बैलेंस है लेकिन उसने ज्यादा अमाउंट्स के चेक इशू कर रखे हैं, तो बैंक उन चेक्स को ऑनर कर देता है, क्योंकि बैंक बिजनेसमैन को ओवरड्रॉन फैसिलिटी देता है कि मोर देन द बैलेंस दे कैन विड्रॉ अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि इस तरह के अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, विड्रॉल लिमिट्स नहीं होती है। एक बिजनेसमैन या जो अकाउंट होल्डर है वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इससे पैसा निकाल सकता है। इसीलिए ये मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ अकाउंट होता है फॉर द बिजनेस पीपल। थर्ड टाइप ऑफ एन अकाउंट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए बैंक में जमा करवा दिया जाता है। बैंक से एक डिपॉजिट रिसीप्ट मिल जाती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना अमाउंट बैंक में जमा कराया, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, टोटल इंटरेस्ट उस पर कितना मिलेगा, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, ये सब उस एफडी रिसीप्ट में या एफडी डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट इस पे हाई होता है और एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है फॉर द फिक्स पीरियड। ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, वो एन्युटी बेसिस पे डिपॉजिट किया जाता है। रेगुलर इंटरवल्स पे एक फिक्स सम ऑफ मनी बैंक में जमा करा दी जाती है और फिर एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो फिक्स ड्यूरेशन होता है 1 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद वो लमसम पैसा जो है वो बैंक से मिल जाता है। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम होता है। और जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल अकाउंट है वो है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिस स्कीम में कॉम्बिनेशन होता है फिक्स डिपॉजिट का और सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इंटरेस्ट रेट कम है, और एफडी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो MODS में कस्टमर्स को क्या स्कीम ऑफर की जाती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट कस्टमर तय कर लेता है कि इतना बैलेंस हमारे सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए, और उससे ज्यादा अगर उसका बैलेंस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगता है
और बाय चांस कस्टमर कभी चेक इशू करता है और सेविंग अकाउंट में बैलेंस कम होता है तो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट से वो बैलेंस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कस्टमर इस टेंशन से रिलीव्ड हो जाता है कि अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर एफडी अकाउंट में जमा कराओ। ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इफ द अकाउंट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो ये दो पॉइंट्स आप पांचों तरह के अकाउंट्स के याद कर लेंगे एंड आई होप देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। उसके बाद आ जाते हैं ग्रांटिंग लोन्स पे। लोन्स ग्रांट करने के ये दो मेजर कैटेगरीज होती हैं कि या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू बैंक लोन ग्रांट करता है कस्टमर्स को या कैश क्रेडिट्स अलाउ करता है। इसके भी मैंने दो तीन पॉइंट्स लिख दिए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। अ कस्टमर कैन ओवर विड्रॉ अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। नंबर 2, he has to pay the interest on the amount over withdrawn, and number 3, he has to give the security of any of the financial assets to take that facility। एक और लोन देने की फैसिलिटी होती है दैट इज द कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैश लोन इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी। कैसे, द सैंक्शन क्रेडिट लिमिट अप टू विच द अमाउंट कैन बी विड्रॉन। एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है कस्टमर को, उसके अकाउंट में कैश जमा करा दिया जाता है, वो लोन के फॉर्म में उस पर्टिकुलर कैश क्रेडिट लिमिट से पैसा विड्रॉ कर सकता है और उसके अगेंस्ट भी कस्टमर को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कैश क्रेडिट में बैंक ओवरड्राफ्ट से ज्यादा होता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द बैंक ड्राफ्ट और द डिमांड ड्राफ्ट। अगर क्लाइंट को किसी को भी पेमेंट करनी होती है तो ज्यादातर चेक फैसिलिटीज यूज की जाती है, चेक इशू कर देते हैं किसी के भी फेवर में। लेकिन चेक्स क्योंकि डिसऑनर भी हो जाते हैं तो सिक्योर करने के लिए पेमेंट को एक और फैसिलिटी होती है, दैट इज द फैसिलिटी ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो डिसऑनर नहीं होता है। किसी को भी अगर पेमेंट करनी होती है तो कस्टमर बैंक में जाके पैसा जमा करवाता है या ऑलरेडी उसके अकाउंट में पैसा होता है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का ड्राफ्ट बनवा लेता है जो पैसा उसे किसी और को देना होता है और उसके लिए बैंक कुछ कमीशन चार्ज करता है। और कोई से अगर कस्टमर्स पुराने होते हैं तो बैंक जरूरी नहीं है कि उनसे कमीशन भी ले। सो बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन बाय वन बैंक और वन ब्रांच to another bank or another branch for the purpose of secured payments. So after revising 5 types of bank accounts and 3 important facilities that are being provided by the bank, let's discuss about e-banking. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बच्चों एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिस पर डिस्कशन करना चाहें तो बहुत लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ई बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं तो 5-6 फैसिलिटीज के हम नाम याद कर लेंगे और हर एक फैसिलिटी पे एक लाइन 2 लाइनें हम याद कर लेंगे। देन यू विल बी एबल टू आंसर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे सिलेबस में जो ई बैंकिंग फैसिलिटीज दे रखी है उनके सबके मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बैंकिंग फैसिलिटी है जिसमें 2 सब टाइप्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा प्लास्टिक मनी, नंबर 3 मोबाइल वॉलेट्स, नंबर 4 डिजिटल कैश, नंबर 5 AEPS एंड नंबर 6 POS। इन सब की फुल फॉर्म्स आप याद कर लेंगे और इनसे रिलेटेड जो इसका मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो याद कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में बताया गया है कि 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल ट्रांसफर जो है वो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होता है, उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एक होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और दूसरा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों के कुछ अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कुछ वेटिंग टाइम होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट करी लेकिन वो इमीडिएटली उसी टाइम पेमेंट नहीं हो जाएगी। जब इस तरह की बहुत सारी पेमेंट रिक्वेस्ट बैंक के पास आती हैं तो कुछ टाइम के बाद 12 घंटे 24 घंटे के बाद बैंक के थ्रू इकट्ठी सारी पेमेंट्स की जाती हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें वेटिंग टाइम होता है लेकिन उसमें कितना भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, उसको रियल टाइम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता। ऑन अ क्लिक ऑफ माउस
उसी टाइम आपके फंड्स दूसरी पार्टी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रॉस सेटलमेंट होती है, जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर करा है द एंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड ऑन वन क्लिक ऑफ माउस। लेकिन इसमें लिमिट होती है, मिनिमम 2 लाख रुपए ही यहाँ पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो अगर 2 लाख से कम का आपको ट्रांसफर करना हो तो आरटीजीएस के थ्रू नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आरटीजीएस पे या एनईएफटी पे। उसके अलावा बहुत लंबे टाइम से हम लोग डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स यूज करते आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी, और ये माना जाता है कि 90 से 95% तक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नॉर्मली प्लास्टिक मनी के थ्रू होती हैं। अब थोड़ा सा स्कोप जो है वो मोबाइल वॉलेट्स का बढ़ गया है, लेकिन इससे पहले जो ज्यादातर पेमेंट होती थी वो प्लास्टिक मनी दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होती थी। लेकिन अब जो है वो मोबाइल वॉलेट ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। पेटीएम है, गूगल पे है, पेपाल है, मोबीक्विक है। इस तरह के ऐप्स जो हैं वो फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि बैंक अकाउंट से लिंक हो जाते हैं, उसमें वॉलेट्स ऐड कर दिए जाते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो इन मोबाइल वॉलेट से कहीं पर भी आसानी से कितना भी अमाउंट जो है वो पे किया जा सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है ई बैंकिंग के लिए, डिजिटल कैश। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ई करेंसी, ई मनी, साइबर करेंसी, डिजिटल मनी। और डिजिटल कैश के थ्रू जो है पेमेंट हो जाती है इवन विदाउट इन्वॉल्विंग द बैंक अकाउंट। देन कम टू आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो अगर एक क्लाइंट का किसी भी बैंक में अकाउंट है और उसने अपना आधार वहां पर रजिस्टर करवा रखा है, तो बैंक के थ्रू जो पेमेंट होगी वो कहलाएगी आधार अनेबल्ड पेमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीओएस। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। 3 तरह के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल एंड वर्चुअल पॉइंट ऑफ सेल। फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जो है वो दुकानों में रखे होते हैं या स्टोर्स में रखे होते हैं, जहां हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम प्लास्टिक मनी के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं। जो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं वो मोबाइल फोन्स में होते हैं। जो वर्चुअल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं वो वेबसाइट्स के थ्रू जो पेमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिकली, उन्हें हम वर्चुअल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स कहते हैं। सो यू हैव टू रिवाइज द नेम्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ई बैंकिंग सर्विसेज and one specific feature of each type of e-banking service. So now after revising banking, we are going to revise insurance, the principles of insurance and the types of insurance. Insurance is a very, very important topic, and I hope it's more important than the banking. And one question is sure to come from the topic insurance. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स को हम बहुत सारी केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई शैल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक इन पार्ट बी ऑफ द चैप्टर 4 रिवीजन। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।